हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। औपनिवेशिक काल में भू राजस्व नीति जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चूंकि मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, तो उनके सिलेबस के अनुसार ये जो है टॉपिक बचा हुआ है और इसके बाद एक रेनेसा का टॉपिक बचा हुआ है। तो इन दोनों को कवर करने के बाद मैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में वीडियो डालूंगा। तो 2 वीडियो तक आप लोग वेट कीजिएगा, उसके बाद फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज है वो एक लाइन वाइज से चलेगा। एक बार मैं जो सिलेबस है बीए थर्ड सेमेस्टर का उसको आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो पहला यूनिट था अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ये मैंने कवर कर दिया। ये बक्सर और प्लासी का युद्ध जो था इसको मैंने कवर कर दिया। ये दोनों जो टॉपिक था, ये चारों यूनिट टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 टू 1813, ये मैंने कवर कर दिया था। ये कवर कर दिया था। और राइज ऑफ पंजाब अंडर रंजीत सिंह, इसको भी मैंने कवर कर दिया था। हैदराबाद और मैसूर की कहानी मैंने आपको बता दी थी। बचा ये दोनों यूनिट 7 और 8। आज मैं इसको 7 को आधा कवर कर लूँगा और आने वाले वीडियो में इसको भी कवर कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज पे सीरियल वाइज चलूँगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि 7वां यूनिट है। इसमें 3 प्रकार के सिस्टम देखे जाते हैं, जिसमें से हम पहला आज पढ़ लेंगे और उसके पीछे का बैकग्राउंड जान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है उसको जानेंगे, ठीक है। आइए अब चलते हैं। यहाँ पे देखिए भू राजस्व पद्धति। अब ये भू राजस्व पद्धति लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था? चूँकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जब राजाओं का शासन था तो उस समय भी भू राजस्व लिया जाता था, क्योंकि यही एकमात्र साधन था, स्रोत, आय का स्रोत जो था ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही था। भू राजस्व जो थी वही मुख्य स्रोत था आय का। तो इसके अंग्रेजों के आने से पहले भी जो यहाँ के शासक थे वो कर तो लेते थे, लेकिन किसानों को रियायतें देते थे। वो मान लीजिए किसी साल अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो यहाँ के शासक चूँकि उन लोगों को अच्छी तरह से जानते थे किसानों को, तो वो उनको रियायतें देते थे। लेकिन आप देखेंगे जब भू राजस्व पद्धति जो अंग्रेजों के द्वारा लाई जाती है, जिसमें 3 पद्धतियाँ आती हैं मुख्य रूप से, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये तीनों पद्धति जब आती है तो इसमें अंग्रेज जो है वो इसमें खुल के एकदम किसानों का शोषण किया जाता है। इसमें जमींदारों का एक वर्ग उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं सबसे पहला अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के जानने से पहले ये अस्थाई बंदोबस्त शुरू किसने किया वहाँ तक पहले हम पहुँचेंगे। यहाँ पे आप देखिए प्लासी का युद्ध, आपको पता है कि बंगाल में 1757 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद जो मीर कासिम रहता है उसको वहाँ का नवाब बनाया जाता है। लेकिन जब वहाँ का वो नवाब बनता है तो उपहार के रूप में अंग्रेज़ों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 क्षेत्र दिए जाते हैं, ठीक है। उपहार के रूप में देता है, जहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज यहीं से राजस्व वसूलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद। उसके बाद आप देखेंगे 1762 में सबसे पहले राजस्व यहीं से वसूला जाता है। ये कैसे वसूला जाता है तो आप देखेंगे इजारेदारी व्यवस्था यहाँ पे लगाई जाती है। इजारेदारी व्यवस्था क्या था? किसी एक को ठेका दे दिया जाता था और उस ठेके में वो जिस इंसान को ठेका दिया जाता था वो कर को वसूल के और अंग्रेजों को देता था। उसके बदले वो जो जितना पैसा वो कर वसूलता था उसका कुछ परसेंट वो रख लेता था और कुछ अंग्रेजों को दे देता था, ठीक है। तो इसको इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब लॉर्ड क्लाइव, उस समय जब जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, लॉर्ड क्लाइव, उसने इजारेदारी व्यवस्था लगाया था। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे देखा प्लासी युद्ध के बाद राजस्व में इनको अधिक लाभ दिखा। उसकी वजह से आप देखेंगे कि जब बंगाल में जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, तो वहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र की दीवानी इनको मिल जाती है। मैंने आपको बक्सर के युद्ध में बताया था कि जो दिल्ली का मुगल शासक रहता है वो इनको इन तीनों जगहों की दीवानी दे देता है 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि होती है उसमें, उसके अनुसार, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैध शासन भी लगा दिया जाता है। द्वैध शासन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस समय जो कर वसूला जाता था वो किसी एक इंसान को ठेका देके और उससे कर वसूला जाता था। द्वैध शासन में क्या होता है कि प्रशासन कोई और देखता था और राजस्व कोई और वसूलता था। प्रशासन जो है वहाँ के नवाब के हाथ में था और राजस्व वसूलने का काम अंग्रेजों के पास था। लेकिन अंग्रेज जो थे वो दीवानी वसूलने का कार्य 2 दीवानों को, सिताब राय और रजा खां को दिए थे, ठीक है। इनको दीवान कहा जाता था जो दीवानी वसूलता था। इनको काम दिया गया था जो कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इनको दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनको अच्छी तरह से किसान जानते थे
अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ तक तो इजारेदारी व्यवस्था रहती है, लॉर्ड क्लाइव जब तक रहता है। लेकिन जब 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जब भारत आता है, गवर्नर जनरल के बंगाल का, तो आप देखेंगे कि वैश्विक सिनेरियो में आप देखेंगे 1772 ईस्वी में आता है और धीरे धीरे अमेरिका 1776 में आज़ाद होने वाला है। ठीक है, तो एकदम 1776 में ही तो आज़ाद हुआ नहीं होगा, उसके पहले से कुछ बैकग्राउंड बने होंगे। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों को लगता है कि जब अमेरिका हमारे हाथ से जा रहा है तो भारत पे अब अपना पूरी तरह से पकड़ बनाना जरूरी है। तो इसी की वजह से आप देखेंगे 1772 के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, ताकि भारत में जो कंपनी है उसको रेगुलेट किया जा सके। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। इसी के अनुसार देखेंगे तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। जो वारेन हेस्टिंग्स रहता है द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। दीवान पद जो ये सीताब राय और रजा खां हैं इनको ख़त्म कर देता है दीवान पद, और एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, बोर्ड को एकत्रित करने के लिए ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करता है। वारेन हेस्टिंग जो था वो पंचवर्षीय योजना लाता है, पंचवर्षीय सिस्टम चलाता है। कैसा था पंचवर्षीय सिस्टम? जैसे मैंने आपको बताया कि एक ठेकेदार को, एक इंसान को ठेका दे दिया जाता था किसी एक क्षेत्र की भूमि का। ठीक है, उस एक क्षेत्र की भूमि में वो 5 साल तक कर को वसूलता था, उसका कुछ परसेंट अपने रखता था और कुछ परसेंट अंग्रेजों को दे देता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था 5 वर्ष के लिए लाया था, मतलब एक इंसान अगर उसको ठेका मिला तो 5 वर्ष के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन 1777 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ। 1777 ईस्वी में 5 साल बीतने के बाद वारेन हेस्टिंग्स को लगा ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसी वजह से वो उसके बाद 1 वर्षीय प्रणाली ला दिया। ठीक है, पंचवर्षीय प्रणाली के बाद 1 वर्षीय प्रणाली। 1784 में आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, लेकिन जो ये वारेन हेस्टिंग्स है पिट्स इंडिया एक्ट से उतना खुश नहीं रहता है और ये इस्तीफा दे देता है। ठीक है, 1784 में। उसके बाद एक और गवर्नर जनरल आता है, और फिर से जब उसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है उसका नाम है कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस 1786 में भारत आता है, और यहीं से अस्थाई बंदोबस्त का जो है देखने को मिलता है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता कह सकते हैं कार्नवालिस को भारत में। और चूंकि जो यहाँ का अस्थाई बंदोबस्त को विचार था, अस्थाई बंदोबस्त का विचार कैसे कैसे ये वसूला जाएगा, इसका विचार जो था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो प्रधान था ये जॉन शोर जो बोर्ड रेवेन्यू का जो प्रधान था वो इसका विचार रखता है कि ऐसे ऐसे हम कर को वसूल सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त से। लेकिन ये जो जॉन शोर था उसने अस्थाई बंदोबस्त नाम नहीं रखा था इसका। ठीक है, कार्नवालिस जो है इसकी बात से सहमत होता है। ये 3 लोग जो है विचार करते हैं कर को वसूलने के लिए, कार्नवालिस, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, तीनों ने मिलके ये एक तरह से कहें तो अस्थाई बंदोबस्त को ईजाद करते हैं। और जॉन शोर का विचार रहता है ये, कार्नवालिस लागू करता है। पहले तो 10 साल के लिए इसको लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त को सर्वप्रथम इसका विचार किसने रखा था, तो जॉन शोर ने 1789 ईस्वी में दिया था। ठीक, 1790 में 10 वर्षों के लिए इसको लागू किया जाता है, और 1793 में 10 वर्षों के लिए जब इसको लागू किया जाता है तो 3 ही वर्ष में इसके लाभ देख लिए जाते हैं और इसको अस्थाई कर दिया जाता है कि अब ये हमेशा के लिए रहेगा, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अस्थाई बंदोबस्त। ये बंगाल में, वाराणसी में और उत्तरी कर्नाटका, ये मुख्य 3 जगहों पर, बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बंगाल उस समय तीनों है। ठीक है, ये वाराणसी में और उत्तरी कर्नाटक, इन जगहों पे ये लागू कर दिया जाता है। और भारत में 19% की भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, उस समय लागू की गई थी। अब आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी है जिसको कर वसूलना है। ठीक है, और ये किसान है जिससे कर वसूलना है। लेकिन इन दोनों के बीच एक मिडिल मैन जमींदार काम करता है। जमींदार जो था वो मिडिल मैन का काम करता है। और आप देखेंगे किसानों से जो राजस्व वसूलने का काम था वो जमींदार कर रहा है, और जमींदार जो है वो राजस्व को ले जाके कंपनी को दे रहा है, जिसके बदले कंपनी जो है उस कर में से कुछ भाग जमींदार को भी देती है। कुछ भाग, कितना भाग, तो 1/11वां भाग जमींदार को मिलता था और 10/11वां भाग कंपनी को मिलता था। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे। तो आपको समझ में आ गया अस्थाई बंदोबस्त क्या था। कंपनी और किसान के बीच एक मिडिल मैन था जमींदार, वही कर को वसूलता था। और जमींदार के नीचे भी बहुत सारे जमींदार रहते थे, जिसको पटनी व्यवस्था कहते थे उसको। जैसे मान लीजिए कोई सबसे बड़ा जमींदार है एक, ठीक है, वो अपने नीचे कई जमींदारों को रखता था।
ठीक है। ये कई जमींदार हो गए, मान लीजिए 3 जमींदार हो गए, ये भी जमींदार बड़े बड़े हैं, ये अपने नीचे भी जमींदार रख लेते थे, ठीक है। ये बहुत बड़े भूमि का मालिक जमींदार है, उसके बाद ये अपने नीचे 3 जमींदारों को रखा हुआ है और ये अपने नीचे 2-2 जमींदारों को रखे हुए हैं। तो ऐसे जो है जो ये व्यवस्था थी इसको हम पटनी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये पेपर में आपके पूछा जा सकता है पटनी व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के अंग्रेजों का क्या कारण था, क्या उद्देश्य थे उनके अस्थाई व्यवस्था लागू करने के, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप देखेंगे तो राजस्व दर जो था वो अस्थाई कर दिया गया था इसमें। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था उनका, राजस्व कर को अस्थाई कर देने का? इसमें उनके पीछे का उद्देश्य ये था कि इससे जो उनकी आय थी वो नियत हो गई, अर्थात एक समय पे उतनी आय उनके पास आ ही जाती। अस्थाई बंदोबस्त से ये हुआ, ठीक है, नियत आय उनको मिलने लगी। दूसरा जो है राजस्व जमींदार वसूलेगा। तो राजस्व जब जमींदार वसूलेगा तो इनकी सबसे पहली बात तो ये अभी नए नए वहाँ पे थे, ठीक है, 1764 में ये लोग नए नए अभी वहाँ पे थे। तो आप देखेंगे कि उनके पास उतने अधिक अधिकारी भी नहीं थे जो कि जाके जगह जगह पे कर को वसूलते हैं, तो इनको जमींदार मिल गए, ठीक है। दूसरा नंबर, ये अधिकतर कंपनी पे भी फोकस कर रहे थे, ठीक है, कंपनी पे फोकस कर रहे थे। तो ये राजस्व में फंसना नहीं चाहते थे, बस इनको लाभ चाहिए था, तो इसीलिए जमींदार मिल गया इनको, तो ये उनको एक फ़ायदा मिल गया। तीसरा जो है ज़मीन का जो स्वामित्व था वो जमींदार के पास था, ठीक है, यानी कि जो मेन उनका ज़मीन का जो मालिक था वो जमींदार को बनाए थे ये लोग, और किसान को जमींदार भूमि जो है देता था खेती करने के लिए एक तरह से। तो इससे किसानों का अधिक से अधिक शोषण हुआ। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जमींदार था वो किसानों का अंग्रेजों से अधिक शोषण करता था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को जमींदारों को एक हिस्सा देना पड़ता था, अंग्रेजों को जमींदारों को एक हिस्सा देना पड़ता था। तो जमींदार जो थे वो अधिक से अधिक किसानों का शोषण करते थे, ताकि अंग्रेजों को पैसा देने के बाद भी उनके पास अधिक से अधिक बच सके पैसा, ठीक है। जमींदार को अपने कस में करने के लिए जो अंग्रेज थे उन लोगों ने भी एक नियम बनाया था जिसको सूर्यास्त का नियम कहते हैं, 1794 ईस्वी में जिसका इजाद किया गया था। जमींदारों पर नजर रखने के लिए और दबाव बनाने के लिए एक तरह से कहा जाए तो सूर्यास्त का नियम बनाया गया था। सूर्यास्त का नियम क्या था कि जिस दिन रेवेन्यू को अंग्रेजों को देना था, मतलब जमींदारों के द्वारा जो कर दिए जाते थे अंग्रेजों को, तो जिस दिन का डेट रहता था उस दिन के सूर्यास्त होने से पहले जमींदारों को ले जाके उनको कर देना होता था, वरना वो क्या करते थे, उनकी जमींदारी छीन के दूसरे को दे देते थे, ठीक है, अंग्रेज। अब इससे जो जमींदार थे उनके पीछे भी डर बना हुआ था कि हमको किसी भी तरह से राजस्व को वसूल के और डेट जो तय किया गया है उसके पहले हमको देना था। तो इससे जमींदारों पे दबाव बनता था सूर्यास्त के नियम से, ठीक है। जमींदारों और अंग्रेजों के बीच करों का बंटवारा कैसे होता था इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। 10/11 भाग कंपनी के पास जाता था और 1/11 भाग जमींदार के पास जाता था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 1/11 है, इसको आप यहाँ पे 1/11 भाग जो है वो जमींदारों के पास था। तो जो इसमें कर निश्चित कर दिया गया था वो केवल जमींदारों के लिए निश्चित किया गया था, अर्थात जमींदारों को एक निश्चित कर ले जाके अंग्रेजों को दे देना था। लेकिन किसानों से जो जमींदार कर लेते थे वो अधिक से अधिक लेते थे, ताकि वो भी अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, अर्थात कर तो जमींदार को ही वसूलना है, तो इसीलिए वो किसानों से अधिक लाभ लेता था अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक है। तो किसानों का इससे बहुत अधिक शोषण हुआ। और जो अंग्रेजों को ये कर ले जाके देते थे उसका आधार क्या था, तो 1790-91 में जो कर वसूला गया था किसानों से, और जितना कर अंग्रेजों को दिया गया था अंग्रेज जो है उसी को आधार मान लिए थे और उतना ही कर वो मांगते थे जमींदारों से, ठीक है। तो आगे चल के ये भी जो व्यवस्था थी इससे भी किसानों का बहुत अधिक शोषण हुआ। और आप देखेंगे कि देश जब हमारा आज़ाद होता है तो सबसे पहला जो संविधान में संशोधन करके ये जो जमींदारी प्रथा था इसको ख़त्म किया गया, इसका उन्मूलन किया गया। तो इससे बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, जमींदार जो थे वो सब इसको कोर्ट में ले जा रहे थे, तो इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में जाने का मतलब कि अब इस पर कोई भी विधिक बहस नहीं होगी, उस पर न्यायिक बहस इस पर नहीं होगी, ठीक है। तो इससे इतनी खतरनाक थी ये जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। तो जितना शोषण अंग्रेज नहीं किए उससे अधिक शोषण भारत के जो जमींदार थे वो करते थे किसानों का। तो ये था एक तरह से कहें तो अस्थायी व्यवस्था। और एक तरह से मैं आपको समरी में बता देता हूँ, कंपनी को कर वसूलने के लिए एक मिडिल मैन की ज़रूरत थी, तो वो जमींदार ने उसका रोल निभाया, और किसानों से जमींदार जाके कर वसूलता था। कर वसूलने के बाद जमींदार
1/11 भाग अपने पास रखता था और 10/11 भाग, जैसे मान लीजिए अगर 11 रुपये वसूला तो उसमें से 10 रुपये ले जाके कंपनी को दे देता था और 1 रुपये वो अपने पास रखता था। ठीक है, तो इस तरह से वो बंटवारा कर लेते थे। तो ये था अस्थाई कर व्यवस्था, या इसी को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2 बचे हुए हैं, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।